नमस्कार। हरियाणा विद्यालय शिक्षा विभाग द्वारा एडुसेट पर प्रसारित आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की प्रस्तुति है क्रिया विशेषण। लेकिन क्रिया विशेषण के बारे में जानने से पहले हमें अव्यय के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। अव्यय का शाब्दिक अर्थ होता है वह न होने वाला, और इसका व्याकरण में अर्थ होता है ऐसे शब्द जिनमें कोई विकार या परिवर्तन न हो। और किन किन आधारों पर वह विकार या परिवर्तन न हो? लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल आदि के कारण। यानी वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं आता, उनको हम अव्यय कहते हैं और इनका रूप स्थिर होता है। जैसे हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से इसे स्पष्ट करने की, इसे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आप पहला उदाहरण देखिए, दीक्षा धीरे धीरे गाती है। दीक्षा क्या है? स्त्रीलिंग है। दीक्षा जो है स्त्रीलिंग शब्द है। अगला उदाहरण अगर हम देखें, पंकज धीरे धीरे गाता है। पंकज कैसा शब्द है? पंकज है पुल्लिंग। लेकिन अगर आप देखें कि धीरे धीरे, चाहे वो दीक्षा स्त्रीलिंग शब्द के साथ आ रहा है या पंकज पुल्लिंग शब्द के साथ आ रहा है, धीरे धीरे के रूप में, स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। अब हम वचन के आधार पर देखते हैं। बच्चा धीरे धीरे पढ़ता है। बच्चा कैसे है? एक वचन है। बच्चे धीरे धीरे पढ़ते हैं। यहाँ पर बच्चे क्या है? बहुवचन है। पढ़ते थे, और अगर यहाँ पर थे आया है और हम काल की बात करें तो यहाँ पढ़ता है में वर्तमान काल है और पढ़ते थे में भूतकाल है। लेकिन चाहे वो एक वचन के साथ प्रयुक्त हो रहा है धीरे धीरे शब्द, बहुवचन के साथ प्रयुक्त हो रहा है, स्त्रीलिंग के साथ है, पुल्लिंग के साथ है, वर्तमान काल में है या भूतकाल में है, लेकिन धीरे धीरे के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। अगर हम पुरुष के आधार पर भी देखें, वह जो है पुरुषवाचक सर्वनाम है, और इसके आधार पर भी अगर हम देखें तो वह धीरे धीरे चलता है। इसमें भी आप देखेंगे कि धीरे धीरे शब्द में इनमें कोई परिवर्तन नहीं आ। आइए देखते हैं कि अव्यय कितने प्रकार के होते हैं। अव्यय 5 प्रकार के होते हैं बच्चों। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। अब क्योंकि हमारा जो उपविषय है पढ़ने का वह है क्रिया विशेषण, और हम इस अध्याय में, इस वीडियो में केवल क्रिया विशेषण के बारे में बात करेंगे। बाकी अव्यय के बारे में हम बात यहाँ पर नहीं करेंगे, वह किसी अन्य वीडियो में हम बात करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं क्रिया विशेषण की। विशेषण के बारे में बच्चों आप पहले पढ़ चुके हो कि विशेषण क्या होते हैं, जो किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं। लेकिन यहाँ है क्रिया विशेषण, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि वह शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। और किस प्रकार से? समय, स्थान, रीति। रीति क्या होती है? किसी काम को करने की शैली, उसका ढंग या उसका तरीका, उसको हम रीति कहते हैं। और परिमाण, परिमाण क्या होती है? किसी चीज की मात्रा, उनके बारे में बताए। एक बार फिर से हम देखते हैं कि वह शब्द जो क्रिया की विशेषता, समय, स्थान, रीति और परिमाण आदि के बारे में बताए, वह क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण के भी कुछ भेद होते हैं, लेकिन उससे पहले हम कुछ उदाहरणों पर नजर डालते हैं, उनके माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं, फिर हम इसके भेदों की बात करेंगे। वह परसों जाएगा। आप देख रहे हैं कि कुछ शब्द यहाँ पर अलग रंग में लिखे हुए हैं, जैसे परसों। वह परसों जाएगा। यहाँ पर परसों शब्द क्या है? किसके बारे में बात हो रही है? किस चीज के बारे में बात हो रही है? हमने कहा कि समय, स्थान, रीति और परिमाण के बारे में बताता है यहाँ पर। ठीक है,
तो परसों क्या हो गया, यहां पर बात हो रही है काल के बारे में, काल यानी समय के बारे में। घोड़ा तेज दौड़ता है, यहां पर दौड़ना क्रिया है। दौड़ना की विशेषता बताई जा रही है कि घोड़ा किस प्रकार से दौड़ता है, यानी उसके तरीके की, उसके ढंग की, उसकी शैली की, उसकी रीति की बात हो रही है। तो यहां पर किस चीज की बात हो रही है, रीति की। वह अंदर गया था, कहां गया था, अंदर गया था। अंदर यानी यहां पर बात हो रही है स्थान की। उतना खाओ जितना पचा सको, उतना, जितना। यहां पर किस चीज की बात हो रही है, मात्रा की बात हो रही है। और मात्रा के लिए हमने क्या कहा, परिमाण। तो यहां पर किस चीज की बात हो रही है, परिमाण की। आपने देखा कि हमने किन किन आधारों पर उसकी क्रिया की विशेषता की बात कही कि परसों क्या है, समय की बात हो रही है। यहां पर तेज दौड़ता है, तेज यानी क्या है, किसी भी, यहां घोड़े की बात की गई है तो घोड़े के दौड़ने का ढंग है, उसकी रीति है। वह अंदर गया था, अंदर यहां स्थान की बात हो रही है और यहां बात हो रही है परिमाण की। तो यही हमारे चारों जो हैं, कालवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक, यह चारों क्रिया विशेषण के भेद होते हैं। अब हम देखते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण क्या होते हैं। जो शब्द क्रिया के होने का समय बताते हैं, क्या बताते हैं, समय। जैसे आज, कल, जब, तब, अब, लगातार, दिन भर, प्रतिदिन, परसों, सवेरे, रात, बहुधा, पहले, आगे, पीछे, बार बार, अभी अभी आदि। इस तरह के जिन वाक्यों में शब्द आएंगे तो उनका तात्पर्य है कि वो समय के बारे में बता रहे हैं, क्रिया के होने के समय के बारे में बता रहे हैं। आइए इनको कुछ उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट करते हैं। वह अभी बैठी है, यहाँ अभी क्या है, समय के बारे में बता रहे हैं कि उसके बैठने का जो समय है वह अभी बैठी है। वह परसों आएगी, कब आएगी, परसों आएगी। कब का प्रयोग हम करते हैं, समय के लिए, और कहाँ का प्रयोग हम करते हैं, स्थान के लिए। तो यहाँ पर अगर हम प्रश्न भी करके देखें कि वह कब आएगी, तो उत्तर क्या है, परसों आएगी, अर्थात यहाँ पर समय की बात हो रही है। मैं दिन भर पढ़ती रही, कब तक पढ़ती रही, दिन भर पढ़ती रही। तुम बार बार क्यों चीखने लगते हो। तो इन वाक्यों में आप देखेंगे कि अभी, परसों, दिन भर, बार बार, ये शब्द क्रिया के होने के समय के बारे में बता रहे हैं। तो ये कैसे शब्द हुए, कालवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण का दूसरा भेद है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, यानी जिसमें स्थान के बारे में बात होगी या दिशा के बारे में। वे शब्द यानी जो शब्द क्रिया के होने के स्थान अथवा दिशा का बोध कराते हैं, स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे यहाँ, वहाँ, ऊपर, नीचे, अंदर, बाहर, इधर, उधर, दाएं, बाएं, पास, दूर आदि। कुछ उदाहरण देखते हैं। वे ऊपर बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं, ऊपर बैठे हैं। तो अभी मैंने पीछे वाले में जो नंबर 1 पर जो हमने क्रिया विशेषण का भाग लिया था, कालवाचक क्रिया विशेषण, उसमें बात की थी कि जब कहाँ के बारे में बात होगी तो वो स्थान के बारे में होगी कि कहाँ बैठे हैं, अंदर, बाहर, ऊपर, नीचे। तो यहाँ अगर हम प्रश्न करें कि वे कहाँ बैठे हैं, तो ऊपर बैठे हैं। तुम वहाँ चले जाओ, यहाँ जो वहाँ शब्द है क्रिया के होने के स्थान के बारे में बता रहा है। मेरा घर विद्यालय के पास है, पास
स्थानवाचक क्रिया विशेषण। दाएं मुड़ते ही पुस्तकालय आएगा। यहाँ दिशा के बारे में बात की जा रही है। जैसा कि हमने कहा कि वे शब्द जो क्रिया के होने के स्थान अथवा दिशा का बोध कराते हैं वे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है दिशा की। क्रिया विशेषण का तीसरा भेद है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। वे शब्द जो क्रिया के होने के ढंग या रीति का बोध कराते हैं, यानी वे शब्द जो ये बताएं कि क्रिया कैसे हो रही है, जैसे धीरे हो रही है, तेज हो रही है, फटाफट, सरासर, प्रायः, अचानक, ध्यानपूर्वक, सहसा, भली भांति, झटपट आदि। ये क्रिया के होने के ढंग हैं कि क्रिया किस प्रकार से हो रही है। जैसे मैं ध्यानपूर्वक सुन रही हूँ। सुनने की जो क्रिया है वह कैसे हो रही है कि ध्यान से सुना जा रहा है, ध्यानपूर्वक सुना जा रहा है। वह अचानक उठ बैठा। कैसे उठ बैठा? अचानक उठ बैठा। फटाफट उसने अपना सामान बांधा। सामान जो बांधा उसने कैसे बांधा, यानी सामान बांधने की जो ढंग था, जो तरीका था वो कैसे था? फटाफट उसने अपना सामान बांधा। मैं प्रायः घूमने जाती हूँ। घूमने जाने का जो तरीका है वह क्या है कि प्रायः घूमने जाती हूँ, कभी कभी घूमने जाती हूँ। अब हम बात करते हैं क्रिया विशेषण के चौथे भेद परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की। वे शब्द जो क्रिया के परिमाण अर्थात क्रिया की मात्रा का बोध कराते हैं, जैसे बहुत, कम, अधिक, बिल्कुल, जितना, उतना, थोड़ा, तनिक, केवल, यथेष्ट, किंचित आदि। इस तरह के जो शब्द होते हैं जो क्रिया की मात्रा का बोध कराते हैं उन्हें हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ उदाहरण देखते हैं। थोड़ा खाओ। यहाँ खाने के बारे में मात्रा बताई गई है कि कितना खाओ, थोड़ा खाओ। तनिक इधर तो आना। बिल्कुल चुप हो जाओ। जितना चाहे धन ले लो। तो आज हमने देखा क्रिया विशेषण के बारे में, उसके चारों भेदों के बारे में, उदाहरण भी हमने देखे। तो मैं आशा करती हूँ कि आप क्रिया विशेषण के बारे में काफी कुछ जान गए होंगे। आज के लिए इतना ही काफी। किसी और विषय पर आधारित वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।